हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी है मश्क सुखन जारी जाकी की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी नाज़रीन आदाब, आप सबों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। पिछले एपिसोड से तो आप जरूर महसूस हुए होंगे, याद है ना कि कोई 1913-14 का जमाना है। मौलाना हजरत मोहानी जोर और शोर से स्वदेशी के प्रचार और प्रसार में मसरूफ और मशगूल हैं। उन्होंने सिर्फ अलीगढ़ में ही स्वदेशी स्टोर नहीं खोल रखा, बल्कि तमाम यूपी और यूपी के बाहर भी ऐसे ही स्टोर्स खुलवा रहे हैं। तो आइए इस अजीम मर्द मुजाहिद की कहानी की कुछ और तफसीलात से भी रूशनास होते चले। मैं फजलुल हसन हसरत मोहानी आज से मुस्लिम लीग की रुकनियत इख्तियार करता हूँ। वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और इसके अलावा एक मिनट जावेद सर, हमने ये सीन इंक्लूड तो कर लिया है बिकॉज इट इज अ फैक्ट दैट ही जॉइंड द मुस्लिम लीग इन 1915। बट सर हसरत ने ऐसा क्यों किया? मतलब वो तो मुस्लिम लीग के खिलाफ थे और उसे क्या अंग्रेज परस्त। हाँ वो कहते थे। और सर वो और क्या था यार उनको? हाँ, वो आम मुसलमानों की पार्टी नहीं बल्कि मुसलमान नवाबों और आगा खानियों की पार्टी है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो और उसे अपनी स्क्रिप्ट में शामिल भी करो। देखो, 1915 तक मुस्लिम लीग काफी हद तक अंग्रेज मुखालिफ हो गई थी। त्राबलस और बल्कान वॉर में मुसलमानों पे जो जुल्म हुए थे उसके मद्देनजर, बल्कि मुस्लिम लीग ने तो 1912 में ही सेल्फ रूल की डिमांड रख दी थी। और याद रहे कि तब भी मौलाना हसरत ने मुस्लिम लीग ज्वाइन नहीं करी। भाई, मौलाना आजाद की कौम परस्ती और कांग्रेस से उनके ताल्लुक से कौन वाकिफ नहीं, लेकिन उन्होंने भी 1913 में मुस्लिम लीग ज्वाइन करी। जिन्ना साहब, जो उस जमाने में कांग्रेस के अहम लीडरान में से थे, उन्होंने भी 1913 में ही मुस्लिम लीग ज्वाइन करी। और सबसे आखिर में यानी 1915 में मौलाना हसरत ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। एक बात और गौरतलब है कि मौलाना हसरत और मौलाना आजाद जैसे नौजवानों की मुस्लिम लीग ज्वाइन करने के पीछे एक मंशा और थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब लाया जाए, मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद की तरफ मायल किया जाए। मुस्लिम लीग के 1915 के इजलास में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मुफाहिमत पैदा करना। मौलाना हसरत इस कमेटी के खास रुकन थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। यही तो हमारा अगला सीन है सर, जिसमें हम ये दिखाते हैं कि 1916 में दोनों पार्टियों ने यह तय किया कि अब से उनके सालाना इजलास एक ही शहर में और एक ही तारीखों में हुआ करेंगे। और ये सिलसिला 1921 तक चला। बल्कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तो ये भी कहा कि लखनऊ पैक्ट का सहरा शमशीर बेनियाम मुसलमान और वतन दोस्त हसरत के सर बनता है। पर अफसोस मौलाना हसरत 1916 के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सेशन में
शिरकत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि 13 अप्रैल 1915 को सुखदेव सिंह ऊपर। जनाब, ये डायरी भी मिली है। जब्त कर लो। ये तो मेरी डायरी है। ये झूठ बोलती है। लीडर लोग अपनी खुफिया बातें डायरी में ही लिखते हैं। पढ़ो इसे। अब्बा कहते हैं झूठ मत बोलो, सदा हक पर रहो, जुल्म के आगे सर मत झुकाओ। जनाब, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। ये अच्छी बातें नहीं, कोड भाषा है। जनाब, ये उन शायरों के तस्करे हैं जिन्हें मेरे ऐसा हो गया। इन्हें भी ले जाइए और डिकोड करिए। ये नोटिस पढ़ लीजिए। नजरबंदी का हुक्म। नजरबंदी? अब हम हमेशा इसी घर में रहेंगे। वाह, अब तो अब्बा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दरोगा चाचा, अम्मी को भी नजरबंदी कर दीजिए। करो नहीं माँ। जनाब, इसमें तो ये लिखा है कि मुझे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत नजरबंद किया जाता है। जी हाँ। मगर मुझे गरीब ने इंडिया की सलामती को क्या नुकसान पहुंचाया है? मौलाना साहब, हमें तो सिर्फ यही हुक्म है कि हम आपके घर की तलाशी लें और आपको नजरबंदी का हुक्म सुना दें। May I? Yeah, come, Brigadier, come. At such an odd hour, is everything all right? Not all that right. Don't hesitate, come on. His Excellency knows very well that Raja Mahendra Pratap Singh and Maulana Barkat Ullah Bhopali have formed Indian government in exile in Kabul. Not a new news. Interestingly, though illegal, quite a secular government. Raja Mahendra Pratap is its president, Maulana Barkatullah Bhopali its prime minister, and Maulana Ubaidullah Sindhi is its foreign minister. Right? His Excellency, Indian government in exile is planning to attack India very soon. What? Yes, they have appointed Fazlul Hassan Hasrat of Aligarh and Maulana Abul Kalam Azad of Calcutta as lieutenant generals of their army. I can't believe this. Arrest both of them. Put them behind the bars immediately. But we are short of evidence. We will lose the battle in court. They will come out of jail as soon as they go in.
what do you suggest? Speak up. If I may say so, let us place them under house arrest till we come across with more and concrete evidence. Good idea. जब तक हुकूमत मुझे नजरबंदी का जवाज नहीं बताती, मैं नजरबंद होने से इनकार करता हूं। मौलाना साहिब, इस सूरत हाल में मुझे कानून के मुताबिक आपको गिरफ्तार करना होगा। एहरार वतन परस्त हक्कोश, जिनसे था दयार सदकाबाद, सब हो गए बंद। एक हसरत बाकी है अबुल कलाम आजाद। बैठो बैठो। अरे बैठो तो सही। इतने दिनों बाद। हाँ बोलो। क्या हसरत काबुल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे? हाँ, कहते हैं कि अगर हसरत अरेस्ट ना हुए होते तो वो काबुल चले जाते, जहां उनकी उबैदुल्ला सिंधी से मुलाकात होती। इसके अलावा हसरत के गवर्नमेंट इन एग्जाइल के तमाम ओहदेदारान के साथ पुराने ताल्लुकात थे। तो बहुत मुमकिन है कि उन लोगों के साथ इनकी खुफिया खतों की दावत रहती। तो सर, इसका मतलब ये है कि हसरत को मालूम था कि वो किस वजह से नजरबंद किए गए थे। हाँ, उस जमाने में मौलाना आजाद भी नजरबंद हुए, लेकिन हसरत का स्टैंड सही था। उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने अगर उनको काबुल साजिश के तहत गिरफ्तार किया है तो वो इसका तहरीरी तौर पर एतराफ करे। सर, एक और सवाल। अब कोई सवाल नहीं, सीन करके बताओ। अम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? जेल बेटा, अब्बा से मिलने और फिर स्वदेशी स्टोर। आगे आइए। चलिए। वो चेहरा खोलकर निहायत सादा मगर पर्दापोश लिबास में बाहर आती थी। अम्मी, आप नकाब क्यों नहीं लगाती? बहालत जरूरत बिटिया। बेगम हसरत कई एतबार से अपने जमाने की मुसलमान औरतों से बहुत आगे थीं। उन्होंने रिवाजी पर्दा छोड़ा, लेकिन हया और सादगी को हाथ से जाने नहीं दिया। लेकिन कुदरत को ये रोज रोज का मिलना भी मंजूर न था। एक रोज जब वो हसरत से मिलने अलीगढ़ जेल पहुंची तो वहां उन्हें मालूम चला कि हसरत ललितपुर जेल भेज दिए गए हैं। जावेद, अब नेक्स्ट सीन में नईमा का रोल कौन करेगा? अब नईमा का रोल फिलहाल तुम कर लो। मैं? लेकिन सीरियसनेस के साथ करना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। अम्मा, अम्मा, आप रो
रो क्यों रही है? अम्मा बताइए ना, आप रो क्यों रही है? कुछ नहीं। नहीं बताइए, अब्बू ने खत में क्या लिखा है? बताइए ना, अब्बू ने खत में क्या लिखा है? अच्छा तुम लेट जाओ। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि अब्बू ने खत में क्या लिखा है, मैं नहीं सोऊंगी। मैं मुब्तलाए रंजे वतन हूँ, वतन से दूर। बुलबुल के दिल में यादें चमन है, चमन से दूर। आशिफ्ता किस कदर है, परेशान किस कदर। दिल है जो उसकी जुल्फ़े शिकंदर शिकन से दूर। गालिब की तरह रह गई हसरत मेरी भी शर्म। मारा दयारे गैर में मुझको वतन से दूर। अगला सीन कौन सा है? अदालत वाला सर। ये अदालत मिस्टर फजलुल हसन हजरत की रिहाई का हुक्म देती है। मिस्टर हसरत को रिहाई के बाद ललितपुर शहर में ही एक नज़रबंद की हैसियत से रहना होगा। मैं ये हुक्म मानने से इनकार करता हूँ जज साहब। मिस्टर हसरत, क्या आपको अदालत का हुक्म ना मानने की सज़ा मालूम है? जी मालूम है, पहले मुकदमा और फिर सज़ा। तो आपको रिहाई मंजूर नहीं? जज साहब मंजूर है, लेकिन आपकी शर्तों पर नहीं। मैं ललितपुर शहर में आज़ाद घूमूंगा, कहीं आऊं जाऊं, लेकिन कोतवाली में रिपोर्ट नहीं करूंगा। हसरत ने जो कहा वही किया। हसरत की बेगम ने उन्हें ख़त लिखकर कहा कि वो नज़रबंदी कबूल कर लें। हसरत के पीर मौलाना बारी मियाँ फिरंगी महल ने भी ख़त लिखकर इसरार किया कि वह अंग्रेज़ हुकूमत की शर्तों पर नज़रबंदी कबूल कर लें। मौलाना आज़ाद ने भी ख़त लिखकर कहा कि हसरत नज़रबंदी कबूल कर लें। उन दोनों ने कहा कुरान और हदीस की रोशनी में यही मुनासिब होगा कि नज़रबंदी की शर्त को मान लिया जाए। तो हसरत ने उन दोनों हजरात और अपनी बेगम को जवाब दिया, मैंने कुरान मजीद से हिदायत तलब की। इसको पढ़ने के बाद मेरा दिल मजबूत हो गया और मैंने ये अहद किया कि कभी जुल्म के आगे आजिज़ी से सर न झुकाऊंगा, क्योंकि ऐसा करना गोया जुल्म की तायीद करना है और ये बजाय खुद एक गुनाह है। मौलाना हसरत ने मौलाना बारी और मौलाना आज़ाद को लिखा, लेकिन अफसोस कि ये मशवरा आप दोनों साहिबान का के नज़रबंदी के अहकाम को कबूल कर लिया जाए बेहद गलत है, क्योंकि कुरान में साफ साफ लिखा है, सो ना तो हिम्मत
हारी उन्होंने उन मुसीबतों की वजह से जो उन पर अल्लाह की राह में वाक़े हुई। हसरत का अलीगढ़ का घर। निशात बेपर्दा मगर सादा लिबास में हाथ में लिफाफा लिए हुए घर के अंदर आती है। नईमा हाथ में डायरी लिए हुए आती है और निशात से चिपट जाती है। अम्मा, अम्मा, ये देखो हमने नई डायरी बना ली है। पढ़िए इसमें क्या लिखा है। अब्बा बहुत खराब हैं। हम उनसे मिलने बार बार ललितपुर जाते हैं और वो हमसे मिलने कभी अलीगढ़ नहीं आते। अब अब्बा तुमसे मिलने 1.5 साल तक नहीं आएंगे बेटा। क्यों? उन्हें अदालत की नाफरमानी के इल्जाम में 8 महीने की के बाद ठीक कैद हुई है बेटा। अम्मा, पर तुम नन्ही सी जान क्या समझोगी, क्या समझोगी? मैं सब समझती हूँ अम्मा। जब अब्बा घर में होते तो नजरबंद, और जब जेल में होते तो कैद, और जब कैद होते हैं तो हम उनसे मिलने जाते हैं रेलगाड़ी में बैठ के। अम्मा, मुझे रेलगाड़ी में बैठना बहुत अच्छा लगता है। अम्मा, ये थी मौलाना हसरत की हुर्रियत अज़मी की एक नायाब मिसाल। हसरत चाहते तो औरों की तरह नजरबंदी कबूल कर लेते, और वो अगर ऐसा करते तो भी हक बजाने बोते, तो भी उनका ये अमल हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद के सिलसिले में मशले राह की हैसियत रखता। मगर गैर मुमकिन है हमसे ताते गैर, ए जफाकार ए गरीब आजाद। रूह आजाद है ख्याल आजाद, जिसमें हसरत की कैद है बेकार। खुदा हाफिज। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी दीन की पाबंदी, और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा तमाशा है।